Hello everyone, this is lecture number second and today we will complete our second chapter which is electrostatic potential and capacitance. So आज हम बेसिकली क्या करेंगे जो हमारे नीट एंड जेई के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं. My name is Rahul Panchal and you are watching Ignite Physics. Let's start. Okay, this is our first question. पढ़िए. Two hollow conducting sphere of radii r1 and r2 have equal charges. The potential would be more on bigger sphere, more on smaller sphere, equal on both sphere or depend on the material of the property of the sphere. अब क्या कह रहा है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं. स्टार्ट कहां से होगा? We have two conducting sphere. This is first, this is second. इसकी रेडियस क्या है? r1 है, इसकी रेडियस क्या है? r2. ठीक है नहीं है? The potential would be more on bigger sphere, more on smaller. Potential की बात कर रहे हैं. किस पे ज्यादा होगा, किस पे कम होगा? Have same equal charges. चार्जेस सेम है. इसके ऊपर चार्ज क्या भाई? चार्ज इसके ऊपर क्या दिया है उसने? सेम दिया है. जितना चार्ज इस पे है इसके ऊपर भी क्यू चार्ज दिया, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज दिया. अब तुमसे पूछ रहा है पोटेंशियल, तो तुमसे पूछ रहा है पोटेंशियल किस पे ज्यादा होगा. इसका पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, इसको मैं V1 मान लेता हूं. V1 क्या होगा? KQ बाय R1 का स्क्वायर. R1 स्क्वायर नहीं होगा. V2 क्या होगा? KQ बाय R2. अगर मैं कैपिटल R आएगा, ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं. नहीं मिटेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा. तो कैपिटल R लिखा है तो कैपिटल R यूज कर लीजिए. R1 R2, ठीक है. तो इनको कंपेयर करना है तो इसको क्या कर दो भाई? डिवाइड कर दो. V1 बाय V2 बराबर किसको होगा? K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, क्या जाएगा? R2 बाय R1, है ना? तो अगर देखोगे तुम लोग क्या है, रेडियस R1 क्या है? ज्यादा है, तो V1 क्या होगा? कम होगा. तो यहां से अगर तुम ये बात करोगे ये ज्यादा है, ये वाला रेशियो क्या है? ये वाला रेशियो क्या होगा? 1 से कम होगा. तो V1 बाय V2 भी क्या होगा? 1 से कम होगा. 1 से कम होगा इसका मतलब क्या हुआ? V2 तो क्या होगा? ज्यादा होगा और V1 क्या होगा? कम होगा. तो यहां से भी निकाल सकते हो V1, तो V2 क्या होगा? ज्यादा होगा. V1 V2 इज ग्रेटर देन V2. तो V2 किसका था? स्मॉलर स्फीयर का. तो स्मॉलर स्फीयर का क्या होगा? पोटेंशियल ज्यादा होगा. स्मॉलर स्फीयर more on the smaller sphere, potential more on the smaller sphere. जो smaller sphere है उस पे पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा. वैसे भी हमें सिंपल बताया यार, KQ बाय R होता है, ठीक है. तो R के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. रेडियस ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा. सिंपल सी बात, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए. क्या कह रहा है? द गिवन ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ. ये किसका वेरिएशन शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली स्फेरिकल कंडक्ट स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल चार्ज स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर. अब मैं इनका हर एक चीज की तुम्हें बना के दिखा देता हूं, तुम्हें वहां से पता चल जाएगा. ये थ्योरी का क्वेश्चन है सीधा सीधा. अगर तुम बात करो किसकी, ये तो मान लिया मैंने स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और ये मान लिया मैंने स्फेरिकल शेल. तो सॉलिड स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं
वो क्या आती है भाई, कुछ इस टाइप से पहला। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, इसके अंदर देखोगे अंदर तो चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है। और जब बाहर चार्ज देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसे, ये क्या होती है 1/r², ये भी क्या है 1/r², प्रोपोर्शनैलिटी। और यहां से क्या होती है 0, इसका याद है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ r के साथ। तो इन दोनों में से तो ग्राफ किसी का मैच कर ही नहीं रहा है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर तुम देखोगे क्या होता है, dV = dE/dr, ये होता है ना। तो अगर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूंगी क्या होगा, सॉरी कुछ गलत लिख दिया भाई हमने, dE = dV/dr, तो dV किसके बराबर होगा, dV किसके बराबर होगा, E.dr। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन करोगे तो भी किसके बराबर आएगा, E.dr पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो E.dr का इंटीग्रेशन तो सोल्व करोगे 0 प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट, तो पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट। तो इस रीजन के लिए जब पोटेंशियल का ग्राफ बनाओगे भाई, वो क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा। और इसके लिए जब पोटेंशियल का ग्राफ बनाओगे क्या निकल के आएगा, 1/r। ये थ्योरी में तुम कर चुके हो सारा कुछ, क्या कर चुके हो, ये थ्योरी में कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये ग्राफ किसका दे रखा है उसने, ये वाला ग्राफ तुम्हारा वोल्टेज का है, इसका है वोल्टेज का है r के साथ। तो किसी भी किसके कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। या कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर स्फेरिकल शेल हो, तो तुम्हारा स्फेरिकल शेल वाली बात आएगी, इस वाली स्फेरिकल शेल वाली। अब बात कर लेते हैं इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी निकल के आएगा यहाँ पर। वो भी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती जा रही है तो पोटेंशियल भी क्या करता जाएगा, वेरी करता जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ नहीं आएगा, तो इस वजह से वो भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करके। अगर तुम चाहो, ये कैसे वेरी करती थी, ये वेरी करती थी भाई हमारी प्रोपोर्शनल टू r थी। ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी टू r इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो ये प्रोपोर्शनल टू, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, वहां पे स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां से ऐसे और ये इस टाइप से कुछ आएगा। इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, सिंपल ये तुमने थ्योरी के अंदर तुमने पढ़ा। बात करते हैं थर्ड, चलो क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, an electric dipole as shown in the figure, the electric potential at point P due to dipole is, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया ये, तो तुमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है इस पॉइंट पर। तो यहां से यहां पर क्या है तुम्हारा, ये P पॉइंट है, यहां पर तुमसे पोटेंशियल पूछ रहा है। अब देखो मैंने कहा था कि तुम वो चीज जरूर ध्यान में रखा करो कि जो R है, ये क्या है, हमारी दीवार R है, ये इस D के कंपेरेबल है या फिर इससे बहुत बहुत ज्यादा है। जब बहुत बहुत ज्यादा होगी तो वो फार्मूले लग जाते थे जो फाइनल रिजल्ट निकाले हुए 1/r³ वाले, ठीक है ना, कि वो वाला 1/r³ cos थीटा वाला,
KP cos थीटा बाय R क्यूब V, ऐसा कुछ फार्मूला था। लेकिन ये कब लगता था, जब तुम्हारा R बहुत बहुत ज्यादा हो किससे, B के। अब देखो ये 5 है, ये 6 है, कंपेरेबल है भाई। तो कंपेरेबल है तो अब तुम ये फार्मूला लगाओगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें सिंगल सिंगल चार्ज से अलग निकालना पड़ेगा, सिंगल सिंगल चार्ज से पोटेंशियल अलग निकालना पड़ेगा। इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पे मान लेता हूं क्या आएगा, V1, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V2, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर देना। ठीक है, नहीं है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा V1 का, तो माइनस होगा, और V2 का, अरे गड़बड़ है, दोनों चार्ज नेगेटिव है, एक पॉजिटिव होगा भाई, किसी को पॉजिटिव लिख दो एक बार के लिए, ये मान लेता हूं पॉजिटिव। तो एक का पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव होगा, और तब जाके क्या जाएगा, रिजल्ट बनेगा। मैं एक बार के लिए ये भी देख लेता हूं कि फाइनल हमारा एग्जैक्ट पॉजिटिव है किस साइड। अगर पॉजिटिव में समस्या हुई तो फिर तुम्हें अपने को प्रॉब्लम आ जाएगी, पॉजिटिव आगे ही है, ठीक ही लिखा है। तो देखो पहले वाले का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। चलो सोल्व करते हैं। अगर मैं V1 की बात लिखूं, क्या होगा पोटेंशियल, के क्यू बाय स्मॉल क्यू होगा, के क्यू बाय R1। तो इसको सोल्व कर लेता हूं, के क्यू बाय R1 कितना है, R1 देखोगे यहां से यहां तक का देखना आपकी बार भाई पूरा। R1 ये Q1 था ना, ये Q1 था, ये Q2 था, तो R तो ये पूरा है ना। R1 कितना होगा, 6 ये है, और ये कितना भाई, ये देखो ये कितना था, ये 3 था, यहां से यहां तक का 3 है, तो ये यहां से यहां तक का 3 हो गया, तो ये कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, 2 सेंटीमीटर बची। तो अब देखो 2 सेंटीमीटर ये और 6 वाला ये, तो ये कितना बच गया, 8 बच गया, 8 हो गया, सॉरी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो 10 की पावर माइनस 2 लेके चलेंगे, लेके चलना पड़ेगा, ये हर बार लेके चलते हैं। V2 कितना होगा, k क्यू बाय R2 बराबर होगा k क्यू बाय R2। R2 कितना है, ये वाली चीज है, ये कितना आएगा, 2 आएगा, 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, और नेगेटिव किसका है, नेगेटिव इसका है, तो इसको नेगेटिव लिख लो, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है यहाँ पे, तो चार्ज नेगेटिव है, लेके चलो। तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के। तो इनको जब ऐड करोगे, k क्यू बाय 10 की पावर माइनस 2 में इसको बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये वाला पॉजिटिव है, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं, और वो वाला नेगेटिव है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। तो तुम्हारा बनेगा k क्यू बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इनटू में 8 एलसीएम तुम्हारा आ गया, तो यहां से हो जाएगा 4 माइनस, इससे करोगे तो 1, तो तुम्हारा आ जाएगा k क्यू बाय कितना बच गया, 3, तो 3 बाय 8 k क्यू। अब क्यू की वैल्यू दी थी क्या, क्यू और के वही दे रखा है, ठीक है, और 10 की पावर माइनस 2 है, तो ऊपर करोगे 10 की पावर प्लस 2। तो देखो भाई तुम्हारा जो फाइनल पोटेंशियल निकला वो क्या आया है, 3/8 के क्यू इनटू में 10 रेज़ टू पावर प्लस 2। तो ये तो यहाँ पे दे दिया था सामने वाले में, वोल्ट बनेगा, और ये वाली चीज देख लो कहां पर है, 3/8 देख लीजिए, 3/8 देख लीजिए, ये रहा 3/8। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा भैया, फाइनल आंसर बनेगा ये वाला। तो करना कुछ नहीं था, डाइपोल दिया था, लेकिन डाइपोल का नाम सुनते ही तुम डाइपोल वाला फार्मूला मत लगा देना। तुम्हें ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि डाइपोल के कंपैरेबल पॉइंट पर पूछा है या फिर डाइपोल से बहुत ज्यादा दूर पूछा है। अगर डाइपोल से बहुत ज्यादा दूर जाके पूछा है तो तुम ये वाले फार्मूले लगा सकते हो जो प्रोपोर्शनल होते हैं 1/r³ के। लेकिन अगर कंपैरेबल बिल्कुल पास में पूछा है तो तुम्हें इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तब भी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तब भी इंडिविजुअली काम करो, और अगर तुम पोटेंशियल निकालो तब भी इंडिविजुअल काम करो, अगर पॉइंट P पास में है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। पढ़ो भाई।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैंने कहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है हर बार। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2F, F मतलब फैराड। अब की बार माइक्रो नहीं दिया उसने, मोस्ट ऑफ द केसेस में माइक्रो भी आता था साथ में। चार्ज टू पोटेंशियल V, the energy stored in the capacitor is even। ओके, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया गया है V पोटेंशियल तक, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2F है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इवन, तो एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ सी V स्क्वायर होती है। तो ठीक है, हाफ सी V स्क्वायर, इसको सोल्व करो क्या होता है, हाफ C कितना दे रखा है 2 और V स्क्वायर V लिख लो, तो आ गया V स्क्वायर आ गया सीधा इवन। तो आगे देखो क्या कह रहा है, द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर। ठीक है, इस कैपेसिटर को मैंने एक अनदर कैपेसिटर से जोड़ दिया। अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर मतलब ये इसी जैसा था, सेम, मतलब इसकी कैपेसिटेंस C थी तो इसकी भी कैपेसिटेंस क्या है C है। आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज E2। अब देखो, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, अब देखिए भैया, अब इसके अंदर अगर एनर्जी स्टोर्ड देखोगे ना तो वो क्या होगा, पहले तो जो पोटेंशियल निकलेगा तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल, जो कॉमन पोटेंशियल का एक फार्मूला होता है 1/2 C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। यहां से तो तुम्हारा निकल के आएगा क्या, फाइनल जो पोटेंशियल आएगा इस कॉम्बिनेशन का वो क्या निकल के आएगा, देखिए 1/2 C1V1, तो V1 कितना था V प्लस C2 V कितना था, ये तो अनचार्ज था, तो वोल्टेज कितनी है इसकी 0, डिवाइड बाय C1 प्लस C2 C प्लस C, ठीक है, ये भी C ही रखो। तो इसको सोल्व करोगे तो हाफ CV डिवाइड बाय 2C, तो इसको कॉमन पोटेंशियल में शायद हाफ नहीं आता है, हाँ, तो इसको जब सोल्व करोगे C से C कट जाएगा तो V/2, जो फाइनल पोटेंशियल आएगा तुम्हारा इस कॉम्बिनेशन को जोड़ने के बाद जो पोटेंशियल निकलेगा वो वोल्टेज क्या निकलेगी V/2 निकलेगी, नई वाली वोल्टेज। तो नई वाली वोल्टेज निकल गई, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें करना है कि एनर्जी कितनी स्टोर हुई। ये कॉम्बिनेशन देख लो, कॉम्बिनेशन क्या है, ये भी C है ये भी C है, पैरेलल में है, तो नया कैपेसिटेंस कितनी आई 2C कैपेसिटेंस आई। तो इस 2C कैपेसिटेंस में तुम लोग अगर बात करोगे तो एनर्जी कितनी निकल के आएगी, निकाल लीजिए, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ कैपेसिटेंस कितनी है 2C, C की वैल्यू कितनी दे रखी थी, यहां पे दिया था कुछ 2F, कितना आ गया 4F आ गया, नई कैपेसिटेंस, ठीक है। तो C की जगह पे लिखोगे 4 और B की जगह पे V/2 का स्क्वायर, इसको निकाल लो, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा V स्क्वायर बाय, तो ये एनर्जी कितनी आई, ये E2 तुम्हारी निकल के आ गई कितनी V स्क्वायर बाय 2, ये 1 है, और E2 कितना है, E2 है तुम्हारा V स्क्वायर बाय 2, तो E1 बाय E2 की बात कर रहा है, या E2 बाय E1, E2 बाय E1 पूछ रहा है, तो तुम्हारा ये ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे भाई E2 बाय E1 जब तुम निकालोगे E2 बाय E1 बराबर, E2 किसके बराबर था V2 बाय 2, E1 किसके बराबर था V स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, तो E2 बाय E1 कितना निकल के आएगा तुम्हारा 1 बाय, ये चीज है। अब तुम्हें खास ख्याल क्या रखना है, पहले तो तुम्हें ये कैपेसिटेंस कंबाइन करने के बाद जो कॉमन ऐसी सिचुएशन बन गई, इस सिचुएशन में इस कॉम्बिनेशन के बाद वोल्टेज क्या निकलेगी V, जिसे कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। उस सिलेबस से क्या तक कट भी चुका उसको टॉपिक, आज के टाइम में सीबीएसई में सबसे लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, वो देख लेना, लेकिन फार्मूला ये है,
तो फार्मूला तो जरूर ही याद रखो, कहीं ना कहीं घूम फिर के तुम्हें काम आएगा ये। ठीक है, तो वोल्टेज निकल के आ गई। वोल्टेज निकल के बाद ये कॉम्बिनेशन देख लो, C2C बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पता ही है हमें। तो क्या निकल जाएगी, वोल्टेज निकल गई। तो अब इसकी एनर्जी निकाल लो, इसकी एनर्जी निकाल लो, दोनों की एनर्जी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, विच इज 1/। हो पाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो भाई, क्या कह रहे हैं। Capacitance of a isolated sphere of radius r1 become n time when it is enclosed by a concentric conducting sphere of radius r2 connected to earth. The ratio of their radii r2 by r1. उसने क्या कहा, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 बिकम n टाइम। एक ये था यार, एक कैपेसिटेंस, एक ये था, इसकी रेडियस कितनी थी, r1 थी। ये क्या हो गई, n टाइम हो गई, मान लो इसकी c मान ली मैंने, ये क्या हो गई, n टाइम हो गई। कब, when it is enclosed by a concentric conducting sphere of radius r2। पहले ये था, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, C1 मान लेता मैं, क्या होती है C1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, यही होता है स्फेरिकल कैपेसिटेंस, यही आती है। हाँ, बात करते हैं आगे। अगर इसको कह रहा है वो n टाइम्स हो गई, जो C2 है ना वो n ऑफ C1 हो गई। क्यों, कब हुई वो, जब इसको मैंने एनक्लोज्ड कर दिया। अरे भाई इतनी गंदी हुई, जब इसको मैंने ऐसे एनक्लोज्ड कर दिया, जिसकी रेडियस थी r2 और ये क्या था, एक कंडक्टिंग था, कंडक्टिंग स्फीयर था, इसको क्लोज कर दिया। अब ये क्या बन गया, अब भी एक कैपेसिटर है, लेकिन अब क्या है, अब ये C2 है। C2 अब देखोगे ये भी तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर तुम इसकी कैपेसिटेंस की बात करो तो इसको कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटेंस कहते हैं कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का तुम्हारा फार्मूला होता है 1 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइड बाय बड़ी कौन सी है, r2 माइनस r, ये फार्मूला इसका होता है। तो जब इसको एनक्लोज्ड किया तो ये फार्मूला लगेगा, अगर एनक्लोज्ड नहीं था तो ये फार्मूला लगेगा। अब ये कह रहा है कि ये n टाइम्स हो गई, इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो C1 से C1 कट जाएगा, तो 1 बाय n बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, r1 डिवाइड बाय r1 r2, और ये चक्कर कहां चला जाएगा, ऊपर, r2 माइनस r1। इस r1 से ये r1 काटो, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, r2 बराबर हो जाएगा n r2 माइनस r1। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये क्या बना, r2 बराबर हो जाएगा n r2 माइनस n r1, तो इन्हीं का रेशो चाहिए, यहां से निकल जाएगा। r2 को इधर लेके आओ, या फिर r2 को उधर ले जाओ, उसको इधर, n r1 बराबर हो जाएगा n r2 माइनस r2। तो r2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, n माइनस 1 और n r1, रेशियो किसका, r2 बाय r1, तो r2 बाय r1, इसको इधर लेके जाओ, वो किसके बराबर हो जाएगा, n माइनस 1 डिवाइड बाय n। तो r2 माइनस r1 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाय, दिस विल बी योर आंसर, r2 बाय r1 है। क्या समस्या है, नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम आई है भाई, कहाँ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो थोड़ी सी है, एक नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, आंसर तो यही है। नेगेटिव साइन देखो कहाँ भूल गए, कहाँ गड़बड़ की है, छोटी मोटी यहीं पे तालमेल में कुछ समस्या मिलेगी। n माइनस 1 r2
बाई R1 तो n बाई, ठीक तो है यार, ये देखो R2 बाई R1 बराबर होगा n डिवाइड बाई n माइनस 1। लो थोड़ी सी समस्या आ गई थी, वो तो हमें ठीक करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था कि हाँ आंसर यही होगा, कहीं ना कहीं मैंने ऊपर नीचे प्रॉब्लम क्रिएट की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 उतारो इसको और देखो, अरे 6 देखे तो आंसर अभी तो बात बनेगी, पढ़ो भाई। A parallel plate capacitor has 1 microfarad capacitance, ठीक है, one of its two plates is given 2 microcoulomb charge and other given 4 microcoulomb charge. The potential difference developed across the capacitor is, देखो भाई क्या बोला है ये बोला तुम लोगों को कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, इसको एक प्लेट को तो दिया +2 माइक्रोकूलम चार्ज, दूसरी प्लेट को दिया +4 माइक्रोकूलम चार्ज। अब बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा वो तुमसे पूछ रहा है। तो पोटेंशियल देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज दिया है, बस बात यह है इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिया है, उस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज कम दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर लो, पोटेंशियल निकाल लो, क्या ही दिक्कत है। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर आएगी, ये क्या आएगी E2 मान लेता हूं, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ये क्या आएगी E1 मान लेता हूं, ठीक है। तो E2 अगर देखोगे तो ये वाली सिग्मा बाय, कल ही हमने बात की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसकी सिग्मा अलग है, ये सिग्मा 2 है, ये क्या है सिग्मा 1, चार्ज अलग अलग दिया है तो सिग्मा है क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा भी अलग होगी, तो यहाँ क्या आएगा सिग्मा 2, यहाँ क्या आएगा सिग्मा 1, ठीक है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी निकल के आएगी E2 माइनस E1, ठीक है। तो E2 क्या होगा सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, इतनी तो बात क्लियर हुई, ठीक है। पूछ क्या रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं यहां से सॉल्व कर दूंगा, ओके। मुझसे पूछ रहा है पोटेंशियल, पोटेंशियल होगा क्या ये भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल दूंगा मैं E dV/dr, तो अगर मैं यहाँ पे तो ये कितनी दी हुई है d डिस्टेंस मान लेता हूँ, तो ये मेरा क्या बनेगा V बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय d मान लिया, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पोटेंशियल वहीं से सोल्व करेंगे, तो तुम्हारा डेल V बराबर क्या आ जाएगा E इनटू में d, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 2 चार्ज 2 डिवाइड बाय एरिया, ये मैं कॉमन ले लेता हूं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एरिया तो सेम ही है दोनों का, माइनस चार्ज 1 डिवाइड बाय एरिया तो सेम ही ले रखा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट एरिया निकल गया, क्या निकला चार्ज 2 माइनस चार्ज 1, चार्ज 2 कितना था 2 4, 1 कितना था 2, तो तुम्हारा आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A, 4 माइनस में 2 माइक्रो है तो 10 की पावर -6, ये तुम्हारा क्या निकल के आया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेल V जब मैं निकालूंगा तो E की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, ये कितना बनेगा 4 में से 2 गया 2 से 2 कट जाएगा, तो ये सोल्व करके क्या निकल के आएगा तुम्हारा 10⁻⁶, ठीक है, A एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 10⁻⁶ A एप्सिलॉन नॉट इनटू में D, तो डेल V बराबर होगा किसके A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये क्या होता है भाई ये कैपेसिटेंस ही तो होता है, तो उसने कैपेसिटेंस दे रखी है तो बात बन जाए, बल्कि देख
ये कैपेसिटेंस दे रखी है, तो इसको तुम पुट कर दो 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 10 की पावर -6 इनटू में 1 माइक्रोफैराड दे रखा था, तो इससे ये कट गया, तो डेल कितना आया तुम्हारा यूनिट, तो तुम्हें शायद पता कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट। तो करना कुछ नहीं था, जो तुम्हें दिया था, ये तुम्हें कैपेसिटर दे रखा था पैरेलल प्लेट, तो पैरेलल प्लेट में पहले मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला। जब तुमने इसका क्या कहते हैं इसका डेरिवेशन, ये फार्मूला निकाला हुआ ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये फार्मूला निकाला हुआ, इसका तरीका भी निकालने का यही था। पहले जी क्या है, सिग्मा है, सिग्मा से क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला, और फिर क्या निकाला तुमने, कैपेसिटेंस निकाला। ऐसा कुछ था, सॉरी ठीक है, तो ऐसा कुछ था। तो प्रोसेस वहां पे भी यही था, तो तुम्हें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, पोटेंशियल निकालना था, बात खत्म। कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए इसको उतार देना भाई। Question number 7. The equivalent capacitance of the system shown in the following. ऐसे ऐसे तो हम बहुत सारे कर चुके हैं भाई, ये तो कराना ही मतलब मुझे लग रहा है कितने बार कराया, पीछे के जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें इससे अच्छे क्वेश्चन थे, फिर भी कर लेते हैं। ये 3 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट पूछ रहा है, 3 और 3 है, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 6 माइक्रोफैराड बन जाएगा। ठीक है, अब इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो किसके ऊपर आएगा, तो पैरेलल ये सीरीज है, सीरीज में कैसे सोल्व करते हैं, C1 प्लस C2, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/3 प्लस 1/6। इसको सोल्व करोगे तो 2 ऊपर ले जाओ, तो ये तुम्हारा बनेगा क्या, 1/C बराबर होगा 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 1/6। तो 6 को ले लो कॉमन, 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3/6 बराबर हो जाएगा 1/2। ये किसके निकल के आया है, 1/C इक्विवेलेंट निकल के, काम खत्म, पैसा हजम, डन। ठीक है, सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। चलिए बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो है ना, लगता है 3-4 महीने बैठ के इसको सीखना ही पड़ेगा, ये कैसे तो चलेगा, कैसे क्लास लेनी पड़ेगी अलग से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई क्या कह रहा है, A 10 microcoulomb charge is divided into 2 parts at 10 centimeter distance, 1 centimeter distance, so that repulsive force between them is maximum. ये मैं पहले करा चुका हूं भाई क्वेश्चन, इस लेक्चर के अंदर ही, जहां तक मुझे याद आ रहा है वहां पे स्मॉल q डिवाइड बाय कैपिटल Q 1/2 आया था, तो मतलब ये हाफ हाफ में डिवाइड होगा, याद हो तो कर भी लेंगे दोबारा, कुछ नहीं। तो फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, फोर्स मैक्सिमम। तो फोर्स का फार्मूला लिखोगे क्या होगा, कि Q बाय Q1, हाँ Q1 Q2 बाय R। अब देखो चार्ज, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है भाई, आ गया 10 के बराबर है, 10 माइक्रोकूलम्ब के बराबर है, 10 ही लेके चलो, माइक्रो को एक साथ ले लेंगे, तो Q1 को मैं 1 मान लेता हूं, Q2 किसके बराबर होगा, 10 माइनस Q1, दोनों निकल गए। ठीक है, तो वेरिएबल एक हो जाएगा ना मेरा, तो यहां से क्या लिखूंगा, Q1 इनटू में Q2 की जगह पे मैं क्या लिखूं, 10 माइनस Q1 डिवाइड बाय R। ये फोर्स का फार्मूला था। अब तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तुम्हें पता है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए तुम्हें डेरिवेटिव करना पड़ता है। अब ये वेरिएबल है तो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, ठीक है नहीं है, Q1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो किस क्या आएगा तुम्हारा Q1 K बाय R, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10Q1 माइनस में Q1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव करोगे तो ये इक्वल टू 0 भी करना होता है डेरिवेटिव करके, तो तुम्हारा
क्या हो जाएगा डेरिवेटिव करोगे तो k बाय r, तो ऐसा कैसा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 10 माइनस में इसका डेरिवेटिव 2q1 बराबर किसके आएगा 0 के। ये 0 के बराबर होगा क्योंकि ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो यहां से किसके बराबर होगा 10 माइनस 2q1 बराबर होगा किसके 0 के, तो 10 बराबर होगा 2q1 के, और q1 बराबर होगा यहां से कितना 10 बाय 2 बराबर होगा 5, और माइक्रो कूलम था भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था माइक्रो लेके चलो, अगर ये लेके चलोगे तो लास्ट में भी आएगा। और Q1 आ गया 5, तो Q2 कितना आएगा, Q2 यहां से निकाल दो यार, तो Q2 बराबर होगा तुम्हारा, सिंपल सी बात है 10 माइनस Q1 तो बराबर होगा 10 माइनस 5 बराबर होगा 5 माइक्रो। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन एज इट इज वहां पे जस्ट ये था, उस क्वेश्चन में जहां तक मुझे याद है यहां पर चार्ज Q दे रखा था और जो इक्वल डिवाइड कर रहे थे वो स्मॉल q कर रहे थे, तो अलग था, लेकिन बस सिर्फ ये डिफरेंस था, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दे रखी थी उस क्वेश्चन के अंदर। चले, कभी भी तुम्हें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता भाई, तुम क्या कर दो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दो, और सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा अगर वैल्यू 2 3 आ गई तो उससे तुम्हें पता चलेगा मैक्सिमा कहां पर है मिनिमा कहां पर है। अगर सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आता है वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, तो वो क्या है ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है, उल्टा होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इसको उतार लीजिए, जेई में इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, चलो, a parallel plate capacitor of area A, separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric material having dielectric constant distance as shown in the figure. Figure cannot rub the test की, figure क्यों नहीं है भाई इसमें, figure क्यों नहीं है, तो भाई फिगर लाता हूं इसकी, शांति, बिना फिगर के तो बात बनेगी नहीं। देखो भाई, ये फिगर है तुम्हारी कैपेसिटेंस की, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 K2 K3 K4 इस टाइप से फिल किया गया है। अब ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ये तुम्हारा कैपेसिटर है, इसको क्या किया उसने, यहां तक तो डाइलेक्ट्रिक रखी K4, बढ़िया क्वेश्चन है, यहां डाइलेक्ट्रिक रखी K1, यहां रखी K2, यहां रखी K3, अब जाके फाइनल आंसर बताओ तुम। और ये जो है ये क्या है, ये D/2 है, और यहां पर भी क्या है, ये D/2, ठीक है, ये एक अलग डाइलेक्ट्रिक है, ये एक अलग डाइलेक्ट्रिक है, ये एक अलग डाइलेक्ट्रिक है, और ये वाला एक अलग डाइलेक्ट्रिक है, ऐसी चीज है। इसको सोल्व करने का सबसे उचित जो उपाय है, आसान और उचित भी, क्या करो, इनको 4 कैपेसिटर मान लो। क्या मान लो, देखो ये ऊपर वाला इतने पोर्शन को एक अलग कैपेसिटर मान लो तुम लोग, इतने पोर्शन को एक अलग कैपेसिटर मान लो तुम लोग, इतने पोर्शन को एक अलग कैपेसिटर मान लो तुम लोग, ठीक है, और इतने पोर्शन को एक अलग मान लो। जैसे मेरे नीचे वाला तो एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है, ऊपर रेड वाला है तो एक रेड वाला बन गया, ठीक है, ऊपर येलो वाला है तो एक येलो वाला बन गया, तीनों कैपेसिटर लगे इस तरीके से। ये किस में लगा है, ये सबके सीरीज में लगा है, तो इसको मैं मान लेता हूं ग्रीन वाला कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को क्या मान लेता हूं मैं, बाद वाले को ग्रीन वाला कैपेसिटर।
सब में क्या है, सब में अलग अलग डायरेक्ट्रिक डाली गई है। यहाँ पे K4 है, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है और यहाँ पे K3 है। इसकी ये क्या है, d/2 है, इसकी भी जो है d/2। अब इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करता हूँ। अब इस कॉम्बिनेशन को तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। इस कॉम्बिनेशन को देखो कैसे सोल्व किया जाए। इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करने के लिए तुम क्या करो, यहाँ जगह चाहिए, चला लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले ये किस में है, सीरीज में है, तो पहले तो इसका तामझाम सोल्व करता हूं पूरा। ये वाला इस पूरे कैपेसिटेंस को मैं क्या मान लेता हूं, C1 मान लेता हूं। चलो ये कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। फाइनल कैपेसिटेंस ये आएगी। तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगी, ये वाली KC। अगर ये पूरी कैपेसिटेंस क्या थी भाई, C थी, तो इसका आधा हो गया। और कैपेसिटेंस क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। तो आधा करोगे, ये डिस्टेंस क्या होगी, D/2, तो नीचे D/2 आएगी। तो 2 का फैक्टर 1 तो हुआ गया, ठीक है। और एक कैपेसिटेंस की वजह से तो ये K1 आ गया। तो 2K2C प्लस 2K3C। तो यहां से 2C तो ले लिया तुमने कॉमन, C डैश मान लेता हूं इसको, ठीक है। तो 2C ले लिया, K1 प्लस K2 प्लस K3, ये चीज निकल गई किसकी, C डैश। मतलब C डैश मैंने ये वाला माना था, इसको मान लेता हूं मैं C डबल डैश। तो C डबल डैश किसके बराबर होगा, C डबल डैश होगा वही, इसकी क्या है, 2 का फैक्टर तो आएगा डिस्टेंस की वजह से, और K4 का फैक्टर आएगा डायरेक्ट्रिक की वजह से, और बाकी क्या है, C था, ये C डबल डैश हो गया। अब इनका अब देखोगे तो C डैश ये वाला और ये C डबल डैश ये वाला किस में है, सीरीज में है। तो इसको सोल्व करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तभी मैं कह रहा हूं आपकी जगह की जरूरत पड़ेगी। अब तो इसको तो हटा ही सकते हैं, इसको 1 मिनट के लिए मैं क्या करता हूं भाई, हटा देता हूं। हाँ, उठा के हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। थोड़ा सा साइज में छोटा कर देते हैं। चलो बातें करते हैं आगे। अब वहां में हमारे पास जगह बन जाएगी, बन गई, ठीक है। अब बात करते हैं C डबल डैश, इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो फाइनल 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगी, वो C इक्विवेलेंट निकल के आएगी तुम्हारी क्या, 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश। सोल्व करो, 1/C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगी C डैश, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2C डिवाइड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस में 1/C डबल डैश, ये रहा 1/2 K4C। और C इक्विवेलेंट निकाली है तुमने, तो C इक्विवेलेंट निकाली है, इस पूरे का जो तामझाम का मान लेता हूं मैं, एक कैपेसिटर बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जो C इक्विवेलेंट होगी वो क्या होगी, K इंटू में C, K टाइम्स बन गई। तो इसको मैंने क्या माना, 1/K इंटू में C बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके मैं वहां रख देता हूं, बराबर हो जाएगा, और C कॉमन है तो इसको भी मैं कॉमन निकाल देता हूं। अंदर क्या बचा, 1/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस में 1/K4। तो इस C से ये कट गया, तो K की जब वैल्यू सोल्व करने की बात आएगी तुम्हारी, तो क्या निकल के आएगी, 2/K बराबर होगा 1/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस में 1/K4। ये तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। दिस विल बी योर आंसर। तो इनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जो ये अरेंजमेंट तुम्हें दी गई है, जो ये
अरेंजमेंट तुम्हें दी गई है उसको क्या करो, उसको तुम इस तरीके से सोल्व करो, इस तरीके से सोल्व करो। ये अरेंजमेंट दी है, इनको अलग अलग कैपेसिटर मान लो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये तीनों वाले पैरेलल में आ जाएंगे, ये सीरीज में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा दो। जैसे फार्मूला लगाओगे तो तुम्हारा फाइनल काम शाम तैयार हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो ये है, ये देख लो कहां पर है, कहीं ना कहीं तो होगा, ये रहा। ठीक है, बताइए इसको। सबसे आसान यही है, किसी और तरीके में जाओगे घुस जाओगे, वो बहुत घूम फिर के बात आएगी और गलती होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। The angle between the electric field lines and the line of force and equipotential surface is, का क्वेश्चन 90। बता देता हूं थोड़ा सा। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जहां पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम। इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल हर पॉइंट पर। पहली बात, पोटेंशियल आर सेम या इक्वल एट एवरी पॉइंट, पहली चीज। दूसरी चीज, पोटेंशियल अगर सेम है तो मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। और पोटेंशियल का डिफरेंस अगर जीरो है तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू में डेल V। तो डेल V जीरो है तो वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए तुम्हें वर्क डन कितना पड़ना पड़ेगा, जीरो। पोटेंशियल ही सेम है तो जीरो यार। यहां पे था और यहीं पे लेके आ रहे हो, बीच में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। सिंपल। बात करते हैं आगे। तो तीसरी ये वाली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है, कई बार तो इतनी बढ़िया ड्राइंग बना देता हूं ना मुझे खुद के ऊपर मतलब गर्व महसूस होता है। तो ये क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। किससे, सरफेस से। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस से। चौथी बात, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस can't intersect each other, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते भैया जी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि ये मान लो तुम, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ये इंटरसेक्ट कर गए। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस तो कह रहा है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहा है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी। डायरेक्शन तो एक ही मिलेगी ना भाई, दो डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सेम वही वाली बात है जो तुमने उस चैप्टर में पढ़ी होगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ की टेंजेंट तो कहती है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और यहाँ की टेंजेंट कहती है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दो हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। समझे क्या? एक और प्रॉपर्टी थी इसकी डेंसिटी वाली कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ज्यादा है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कम है। The strength of electric field is measured by the density of the equipotential surface. If the density of the equipotential surface are more, that means if the density of the equipotential surface is more, that means electric field in that region is more. If density is less, that means electric field strength of electric field is less. समझिए?
ख्याल से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से। हाँ, ख्याल हमारा गलत होता ही नहीं है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्या, चैप्टर नंबर 3 विच इज इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय। आज के लिए अलविदा।